जी, सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। आज बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करनी है कि ये जो सरकारी अफ़सर हैं, ये लीडर क्यों नहीं बन पाते। ये मौजू है हमारा कि पाकिस्तान की सोसाइटी में, समाज में जो सरकारी अफ़सरान हैं, ये लीडर क्यों नहीं बनते, ये हुक्मरान क्यों नहीं बन सकते। इन जो हमारा लीडरशिप क्राइसिस है पाकिस्तान में, जो लीडरशिप गैप है, वो मुसलसल चल रहा है और कॉम्पिटेंट, क्रिएटिव, ऑनेस्ट और डेयरिंग लीडरशिप जो है वो हमें नज़र नहीं आती। और ये सारी बातें आप सुनते रहते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बारे में लोग जो है अवाम वो अक्सर मायूसी का शिकार हैं। लेकिन मेरा आज की गुफ्तगू में क्वेश्चन है जिसके ऊपर बात करें कि ये जो सरकारी अफसरान हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इन्होंने गुजारी होती है, बड़े वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और फाइलों में भी इनका सारा एक्सपर्टीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, लीगल मैटर्स और हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो इनका सबका ऐसे ही होता है। लेकिन इसके बावजूद इनमें से कोई भी रिटायरमेंट के बाद जो है वो एक लीडरशिप, बेहतरीन लीडर जो है वो नहीं बनता। और ख़ास उनका जितने भी सरकारी हमारे इदारे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने देखा है कि इसको कैसे हम टेकअप कर सकते हैं ताकि इस के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू हो, ताकि ये हम गैप तलाश करते हैं कि इस गैप को, जब हम गैप तलाश करते हैं या उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो उसमें हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये गैप फिल हो, कि जो हमारे सरकारी अफसरान हैं अगर वो उनके ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं कि वो लीडर नहीं बन सकते, तो उनमें से ऐसी बात करने की मकसद ये है कि उनमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें से बहुत लीडर निकलने चाहिए। जो हमारे सरकारी अफसरान हैं वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और अपने आप को क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं। लेकिन क्रीम ऑफ सोसाइटी जो है वो रिटायरमेंट के बाद बजाय इसके कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पे हों, तो वो आइसक्रीम साबित होते हैं। तो इस लिहाज से वो ये इसको देखना है कि ये एक एकेडमिक डिस्कशन के लिहाज से ये कैसा है कि हम देखते हैं कि इससे पहले हम जब पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, तो हम ब्रिटिश हिस्ट्री में पिट द यंगर को हम पढ़ते थे। उसके बारे में हम पढ़ते थे कि पिट द यंगर जो हैं जब आम खेलते थे बच्चों के साथ, तो वो ये कहता था कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो वो जो है उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बना है इंग्लैंड का। हमारे लोग जो हैं वो CSS करते हैं और फ़ौजी अफसरान हैं, जुडिशरी है, जजेस हैं, बैरिस्टर्स हैं, तो वो अपनी मुलाजमतों में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर रहते हैं। ये जो अफसरान हैं, इनकी आप देखें कि दौराने इनकी वैसे पहले इंडक्शन के बाद इनको समझा जाता है कि बहुत आला ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, और उसके बाद फिर ये दौरान मुलाजमत ये फिर स्टडी जारी रखते हैं, फिर इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर ये बैरून मुल्क भी ट्रेनिंग करते हैं और इनकी अब प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग्स भी होती हैं और इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और वैसे भी ये फिर बैरून मुल्क सफ़र करते रहते हैं, वहाँ पे इनका एक एक्सपोजर जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है। कमी तो कोई नहीं रही। अब कमी जब इनके पास नहीं है, खारजा अमूर, दाखिला अमूर, हुकूमती मामलात के ऊपर इतनी दस्तरस और इतने जो है वो अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर भी उसमें शामिल होते हैं, दूसरे भी लोग होते हैं जो ज़रूरियात के प्रेशर में दब जाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इन तमाम खूबियों के, क्रीम ऑफ सोसाइटी होने के बावजूद, इतना तजर्बा होने के बावजूद, तरबियत होने के बावजूद, इख्तियारात को एंजॉय करने के बावजूद, अवामो ख़ास के साथ ताल्लुक़ होने के बावजूद, रिटायरमेंट के बाद वो कभी बेहतरीन सियासी लीडरशिप फ्राहम नहीं कर सके हमारी सोसाइटी को। क्यों? जो इतनी वजारतें चला सकते हैं, जो इतना जो है वो काम कर सकते हैं, वो लीडर क्यों नहीं बन सकते? मुझे तो
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ऑफिसर रिटायर हों और उसके बाद वो सारे इलेक्शंस में आएँ और वो बेहतरीन अब देखें कि जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, जो सरदार मसूद खान, तो वियना में हमने उनकी गुफ्तगू सुनी जब वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में थे। तो रात को जो 2-3 लोग थे उनमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की और जितने भी वहाँ पे वियना की आर्मी और मुख्तलिफ जो है वो गवर्नमेंट से जिस तरह वो जवाब दे रहे थे, तो हमें फ़ख्र महसूस हो रहा था सरदार मसूद के ऊपर। कितनी खूबसूरत और कितना एक खूबसूरत पाकिस्तानी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से बात करो, कितनी खूबसूरत बात कर। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के और लोग भी सामने आएँ और अगर किसी जगह पे के ऊपर उनकी कंप्रोमाइज़ेस हैं तो वो भी ख़त्म करें। तो ये हम आज देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों लीडरशिप जो है वो हमारी वहाँ से उस कंपोनेंट से जो सोसाइटी का एक बेहतरीन कंपोनेंट है उसमें से हम क्यों महरूम हैं कि वो हुक्मरानों पे नहीं बल्कि जो लोग हैं जिनके इतने इतने केसेस हैं, जिनके ऊपर ये है कि उन्होंने इतनी एक्सप्लॉयटेशन की, इतने जुआ करवाते रहे और उनमें से जो ना वो लोग आगे आ जाते हैं। हमारे ऑफिसर्स जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतने वेल डिसिप्लिन्ड लोग हैं, वो आगे नहीं आ सकते। तो उसकी रीज़न्स जो हैं वो उसमें देखते हैं कि एक तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो है यस सर, गुलामाना रवैया। जो अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ पे यस सर हो, कि कोई बंदा कि चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, कि जो कोई डिसिडेंट होता है उसको बर्दाश्त ही नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में। और जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे उन लोगों से चाहते हैं कि यस सर कहें। और एक ऐसे भी ऑफिसर हमने देखे हैं कि जो कहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारी जुर्रत क्या है कि तुम हम हमारे एक सबॉर्डिनेट हो के तो बात कर रहे हैं। इसलिए एक लॉजिकल बात जो है वो भी कोई नहीं कर सकता। और वो अपने आप को मुग़ल बादशाहों की तरह हम का लफ्ज़ हमने देखा कि वो ऑफिसर अपने के लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जब हम बात कर रहे हों तो आपकी क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त मैं बैठा हुआ था मीटिंग में, तो मैं सोच रहा था कि भाई नेशन का क्या होगा, क्योंकि ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर एंड ही इज़ ऑनेस्ट एज वेल और ही इज़ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एज वेल। लेकिन ये जो सारी उसमें खूबियाँ हैं, अगर वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ मोहब्बत के साथ चले जाएँ तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी उनमें। लेकिन अगर वो उनको दबाएंगे तो उनकी जो पहले से मौजूद सलाहियतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हम देखते हैं घर के इन्वायरमेंट में बच्चे को अगर हम हर वक्त स्नब करते रहेंगे और क्लास में अगर उनको स्नब करते रहेंगे तो फिर किसी वक्त वो सही बात भी नहीं बोलता। वो कहते हैं कि भी अगर गलत होगी तो फिर ये मुझे ज़लील करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, तो वो फिर हम उनको बोलने ही नहीं देते हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे याद है कि एक दफ़ा हम क्वेटा में कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट प्रोग्राम में। तो नवीद अलाउद्दीन साहब जो है वो हमें हमारे मास्टर ट्रेनर थे एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो उन्होंने एक फ़िक्रा बोला जो मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया कि एक बंदे ने, एक ऑफिसर ने सवाल किया, तो उसका सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो मैंने उनका जवाब दे दिया कि अच्छा आप ये सवाल करना चाहते हैं, इसका ये जवाब। तो नवीद अलाउद्दीन साहब वो आए तो उन्होंने कहा कि आजकल मेरे ख्याल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फेडरल गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि भी जो सवाल का जवाब देना, आपने मुंह बंद नहीं करना उनका। तो आपने तो उनका सवाल भी पूरा नहीं होने दिया, तो आपने उसका जो है वो जवाब दे दिया है। आप उनको फैसिलिटेट करें कि वो ज़्यादा बोले, ज़्यादा क्वेश्चन करे। आपको पता भी है कि इसका क्या जवाब है, इसने क्या कहना है, तो आप उसको पूरा सुनें और उसके बाद उसका जवाब दें। तो इस तरह जो है वो जो हमारे लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका मुंह बंद नहीं करना बल्कि उनको जवाब देना है। और वो जितनी दफ़ा सवाल करें आपने उसका जवाब देना। आपने ये नहीं है कि ये तो पहले भी मैंने बात की थी, ये मैंने बार बार मैं बात कर रहा हूँ, बस इस तरह की गुफ्तगू नहीं। आप जब वो सवाल है उसका जवाब दें। तो आप हमने देखा है कि इन्वायरमेंट है कि यस सर, कि आपने कोई फ्रीडम टू डिसेंट है ही नहीं कि आप जो है वो कोई उससे इख्तलाफ जो है वो कर सकें।
फ़ाइलों के ऊपर ज़रूर नोट लिखते हैं कि मेरा ये इख्तलाफी बयान है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो ओवरऑल हमारा एटीट्यूड है कि जो बात कर रहे हो तो उसके कहते कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते। आई कैन कोट नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे ये गुफ्तगू लंबी हो जाएगी और आज का मौजू बड़ा अहम है, तो उसके लिहाज से मैं आगे मज़ीद चलना चाहता हूँ। यस सर का मामला फ़ौज में चल सकता है, लेकिन जो हमारे सिविल इदारे हैं इनमें नहीं चल सकता। तो ये है कि जो हमारे सिविल इदारे हैं इनमें यस सर का बहुत ही बुरा हाल है, और उसमें ये सूरत हाल इस लिहाज से होती है कि किसी को ये जुर्रत ही नहीं होती कि वो इस चीज़ को, वो कहते हैं जब बॉस कह रहा है, जब ये हमारे ऑफिसर कह रहे हैं, तब मैं क्या कह सकता हूँ। बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि यार बोले बात किया करें। तो वो कहते हैं कि जब मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं तो उनको क्या कौन कह सकता है कि भी ये गलत पॉलिसी। वो कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है और हम इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं यस सर कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे वो कोई भी कह सकता कि जी ये इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इम्प्लीमेंटेबल है, तो इसको इसको नहीं किया जा सकता। बस ये किसी का भी नहीं, वो कहते हैं ठीक। और फिर उसके ऊपर फिर वर्किंग शुरू हो जाती है, मीटिंग्स होती हैं, और उसकी होती है, उसके बाद फिर कोई ना कहीं से कोई चीज़ आ जाती है और उसमें फिर वो कहते हैं कि नहीं जी इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें जो है वो ये इसको इस तरह कर दे। तो इस फाइल वर्क में किया जाए, जब बजाय इसके कि कोई ऑफिसर कहे कि जी ये नहीं हो सकता, ये आपका जो आइडिया है, या इसको हम कल बता देंगे आपको, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दूसरे दिन कह दी, तो ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं जी कि इसका मतलब है कि आप मिनिस्टर को ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो लिहाजा आपकी जगह पे कोई और ऐसे लोग आ जाएंगे जो हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। जो डेमोक्रेसी है उसमें ये सही बात है कि जो विजन है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और उसकी जो पॉलिसी बना मेकिंग का प्रोसेस है वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। लेकिन जो राइट टू डिसेंट है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम अपने घरों में बच्चों को भी नहीं देते, क्लास में स्टूडेंट्स को भी नहीं देते, और इवन यूनिवर्सिटियों में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट अपने टीचर्स को भी ये राइट नहीं देता, और वाइस चांसलर और ये जो सारे डीन्स वगैरह हैं, ये तो जो उनको उनकी किसी पॉइंट के ऊपर मुखालफत करता है वो तो समझ लेना कि आपने एक आप तो कुछ तो नहीं गर्दन जदनी आप हो गए हैं, अब आपकी तो खैर ही नहीं है ना। तो ये जो हमारा हाल है कि जो वो कहते हैं जी ये प्रॉब्लमेटिक बंदा है, इसको ज़रा साइड के ऊपर कर दें, और या उसके ऊपर जो है ना उसकी खामियां तलाश करें, ताकि इसको किसी जगह पे विक्टिमाइज़ करें, किसी से दरख्वास्त दिलवा दें, किसी और से करवा दें। तो ये सारे इन्वायरमेंट जो है वो एक बड़ा एक ड्रेडफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो एक स्केरी होता है, और उसमें लोग ज़्यादा जो है वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, पता नहीं मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं, कहीं मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से ना हो जाए। तो ये सारी एक जो एक इन्वायरमेंट है हमारा, ये कि हम खुला दिल नहीं रखते, स्पेशियस नहीं होते अपने कि किसी चीज़ की ओपिनियन किसी को ले लें, और वो भी जो मातहत होते हैं वो भी इंसान हैं, वो भी उनमें तख्लीकियत आपसे ज़्यादा हो सकती है ऑफिसर से, तो उनकी हम राय से महरूम रह जाते हैं। तो एक तो ये है कि जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनमें ये है कि अगर वो 30-34 साल उसने सर्विस की है और उसमें वो यस सर करता रहा, और उसमें वो कहते हैं जी सर आपकी बड़ी पाली आपकी बहुत ज़बरदस्त, आपकी जी ये तो आपकी बड़ी अच्छे पॉइंट्स निकाल के उसने खुशामदी 30-35 साल उसने खुशामद में गुजारे हैं अच्छी पोस्टिंग लेने के लिहाज से, और उनको कोई अख्तलाफ उससे नहीं किया, कोई अपनी ओपिनियन में असर्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो कैसे लीडर बन सकता है। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं मोस्टली उनमें शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। बहुत कम ऐसे ऑफिसर होंगे कि जो स्माइलिंग फेस के साथ और किसी की ओपिनियन सुनने के साथ और किसी अच्छे जो है वो मूड के साथ अपने मातहतों के साथ बात करते हों। तो शॉर्ट टेम्पर्ड जो होते हैं उसमें उनकी भी वजह होती है, सियासी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे सारे दायरे जो हैं वो उसमें एक पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें उसका तबादला कर दिया जाता है। अच्छा, तबादले करने से कोई मसला फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिसक्रेडिट करना होता है ऑफिसर को कि उसको उसका तबादला कर दिया जाए, और ज़ाहिर है जब आप तबादला करते हैं तो किसी इल्ज़ाम के साथ करते हैं, ये कोऑपरेटिव नहीं है, ये कम्पिटेंट नहीं है, ये करप्ट है, कहीं ना कहीं पे भी ऐसी कोई बात कर देते हैं।
कि जी इसने ये यहाँ फ़लाँ किया था, तो आप उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं आप किसी शख्स को। तो ये ऑफ़िसर्स के लिए एक बहुत ही होता है, एक बदनामी के बायस होता है कि उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। और उसके बाद फिर लॉलेसनेस जो हमारी सोसाइटी में है कि जी मैं ये हुक्म कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, इसको मैनेज करो जी, इसको फेवरेबली देखो, इसको हुक्म आ जाता है कि जी ये तबादला करें जी, ये इसको ऐसे करें, इसको ऐसे इस तबादले को कैंसिल कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसे ये प्रेशर्स होते हैं और ये लॉलेसनेस है कि एक आपने एक चीज़ बनाई हुई है और उसके बाद कहें जी कि हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। फिर काम का प्रेशर है कि आपके इदारे जो हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन आपका सेक्रेटेरिएट वही है, आपका जो डीसी ऑफिस है या एक एसपी ऑफिस है, ये सारे वो उसी तरह से बहुत उसका उसको थाने वही हैं, उसके तहसील जो है वो वही है, उसको बहुत उसका अमला वही है। तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं उसकी पहले, हालांकि टीचर्स की होनी चाहिए कि आप अगर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आपके पास पीएचडी टीचर्स कौन कौन से हैं, पहले उसकी लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए कि हमारे पास अगर, या एक आप वाइस चांसलर को इजाज़त दें, उसको इतनी फंडिंग दें कि वो बाहर से भी ह्यूमन रिसोर्स मंगवा सके 2 सेमेस्टर के लिए, 3-4 सेमेस्टर के लिए, तो बाहर की जो है वो फॉरेन फैकल्टी मंगवा सके ताकि हमारे स्टूडेंट्स को तालीम दें। तो ये इस तरह जो है वो एक काम का दबाव इतना ज़्यादा होता है और मातहत अमले का अदम तामन ही होता है। कई कई ऐसे इदारे हैं वहाँ पे जो पीएन है, वो अगर किसी ख़ास किसी की सिफारिश है तो वो टाइम पे आता नहीं है, वो काम कहते कहते मैंने काम नहीं करना, मुझे तो टाइपिंग ही नहीं आती, मुझे तो क्लरिकल स्टाफ में मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता। तो ये सारे, फिर उसके बाद घरेलू मसाइल आते हैं। इंसान जैसे मर्जी जितनी मर्जी दौलत हासिल कर ले, जितने मर्जी इक़्तिदार हासिल कर ले, जितनी मर्जी पावर हासिल कर ले, लेकिन जो उसकी जो फैमिली रिलेशनशिप हैं वो सेम होते हैं। एक गरीब के भी फैमिली रिलेशंस, नौ सस, बीवी, बच्चे, बहनें, ठीक है, मामे चाचे, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके उनके हुकूक, उनके जो कल्चरल इख्तलाफात हैं, वो ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं उसमें ज़रूर होते हैं। और ख़ास तौर पे जो ऑफिसर्स में है ये ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। तो वो उसी लिहाज से वो उनका जो वो हमारे कल्चरल बॉन्ड्स में वो होते हैं। तो इस तरह जो है उनको ये भी सारे जो है रिश्तों को भी उन्होंने निभाना होता है, दोस्तियों को भी निभाना होता है, अफसरों को भी खुश करना होता है, सियासतदानों को भी खुश करना होता है, जो अपोजिशन है उनको भी खुश करना होता है कि कहीं कल को इन्होंने बरसरिकदार आना है तो ये मुझे विक्टिमाइज़ ना करें। तो ये एक उनके पास जो है वो प्रेशर्स होते हैं। इन तमाम प्रेशर्स के साथ जो सबसे बड़ा होता है, जो पहले मैंने बात की कि तबादले का खौफ, अच्छी पोस्टिंग की कोशिश, उसका लालच कि अगर कुछ ऐसा इसको खुश करेंगे मिनिस्टर साहब को तो वो ये चार्ज भी मुझे दे देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, वज़ीर आला साहब यहाँ पे लगा देंगे। तो ये सारी जितने भी प्रेशर्स होते हैं, ख़्वाह वो खुशी हासिल करने के लिए, ख़्वाह वो जो है वो एक परेशानी से बचने के लिए, लेकिन हैं तो ये प्रेशर्स। और एक इंसान कितने प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है इस सोसाइटी में जहाँ पे खुराक या फल या गोश्त ये चीज़ें भी खालिस नहीं मिलती। तो इस लिहाज से इतनी ऐसी जगहों के ऊपर इतने प्रेशर्स जो हैं वो एक इंसान उसको कबूल करना उसके लिए खासा। और आप देखें दफ्तरों के माहौल जाके देखें, आप किसी ऑफिस में जा, मैं जब भी किसी ऑफिसर के ऑफिस में जाता हूँ तो मैं पूरा देखता हूँ उसके दीवारों के ऊपर फाइलें पड़ी हुई हैं, अच्छी टेबल कुर्सियाँ हैं, बस वहाँ पे कोई पेंटिंग खूबसूरत नहीं होती कि जब वो फाइल से अपने बहुत काम है ऑफिसर्स के लिए करने के लिए, वो जब अपना सर उठाएं तो वहाँ फूल उसको नज़र आए, वहाँ पे उसको कोई वादी नज़र आए, वहाँ पे पानी की आबशार नज़र आए। तो कहीं पे भी आप मुझे ये नज़र नहीं आया कि कम अज़ कम वो तो डिसएसोसिएट उसने पहले किया होता है कि वहाँ पे कोई आम क्लरिकल स्टाफ नहीं जा सकता, वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स वगैरह या कुछ वो ही जा सकते हैं। तो पहले आइसोलेट किया होता है ऑफिसर ने, जो कि एक इंतहाई उसके लिए पेनफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इसको फील नहीं करते। अगर वो उसको ओपन रखें, मुख्तलिफ लोगों से मिलते जुलते रहें, उनसे हंसते रहें, किसी की खूबसूरत बात हो, किसी का दुख मालूम हो, उसका दुख में काम आए तो उसको खुशी हो कि मैंने किसी के जो दुख दर्द में उसकी मदद की है, तो ये बहुत ज़्यादा उसको एक इंसानियत के साथ जोड़े रखे। लेकिन आप देखें कि ऑफिसर्स ने मोस्टली अपने आप को आइसोलेट किया होता है, तो उनके ऑफिसेज जो हैं वो भी एक खूबसूरत आउटलुक नहीं दे रहे होते।
तो आप ये देखें कि उसकी जो लुक है अगर इस तरह की होगी और ये सारे प्रेशर्स होंगे और उसमें, तो वो फिर शॉर्ट टेम्पर्ड हो नहीं होगा तो क्या होगा। और उसके ऊपर फिर ये है कि उसको ट्रस्ट नहीं है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर कि वहाँ पे कभी कोई जो है ना वो कोई घपला हो जाए, कोई कभी किसी को पैसे ले ले, कहीं पे कोई ऐसे काम कर ले, यहाँ पे कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करवा दे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर के ऊपर होती है। वो हमेशा डरे हुए होते हैं कि यार मेरे साथ कोई ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए, क्योंकि ऊपर वालों ने कहना है ये ज़िम्मेदार तो आप हैं। तो ये इतने प्रेशर्स उनको शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं और मोस्टली उनको मरीज़ भी बना देते हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह के सारे प्रेशर्स जो मैंने वैसे ही इतनी बात की, वो फिर कोई बन सकते हैं कि वो कोई हुक्मरान बन जाए, एक बहुत अच्छा लीडर बन जाए? वो नहीं बन सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर पूरी मैं बात करना चाहता हूँ ताकि जो अपनी मेरा वर्कआउट है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, बेशक वीडियो लंबी हो जाए। उससे नेक्स्ट एक पॉइंट आता है वो जो फैमिली बैकग्राउंड का होता है, कि बल्कि इससे पहले वो एक पॉइंट मुझे याद आ गया कि डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट प्रोग्राम में हम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवा रहे थे बलूचिस्तान में। तो उस वक्त जो फिनकान थी हमारी, जो उनके कंसल्टेंट थे, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, हायर किया कि आप सिंध में भी ऑफिसर्स को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं या ऑफिशल्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाएं। तो हमने उसको कबूल कर लिया, लेकिन पता चला कि भी जो उनकी अपनी ट्रेनिंग थी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की, उसका क्या बना। तो उन्होंने कहा जी वो सारे फेल हो गए। और उसमें मोस्टली मैंने पूछा भी क्या वजह है, क्यों फेल हो गए? तो उन्होंने बताया कि वो उस फर्म ने जितने लोगों को हायर किया था वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे। तो कहते हैं कि उनको हमने बड़ी ट्रेनिंग दी, लेकिन वो 2-3 फ़िक्रों के ऊपर अपने ऊपर काबू नहीं पा सके। एक तो अगर कोई सवाल आ जाता था और वो कोई कहता था नहीं आप तो ठीक बात नहीं कर रहे, तो वो कहता अच्छा तुम मुझे कह रहे हो जो इतना फेडरल सेक्रेटरी रहा है, इतना मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं फलां रहा हूँ, और आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। बस वो इस तरह बात ले जाते थे। दूसरा ये होता था कि वो उनका जो टेम्परामेंट होता था वो एक ट्रेनर का नहीं होता था। वो ऐसे समझते कि ये सबॉर्डिनेट है, अगर उसके सामने एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठा है 17 ग्रेड का, तो उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो उसके साथ इख्तलाफ कर सके, या उसका वही शॉर्ट टेम्पर्ड वो सारा था। अच्छा, वो जो जब ट्रेनिंग हुई तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो तालीम जो ट्रेनर थे, मास्टर ट्रेनर्स थे, उन्होंने सबको फेल कर दिया। उन्होंने कहा दे आर अनएबल टू मैनेज देयर अफेयर्स विद द ट्रेनीज। उनके पास दे डोंट हैव एबिलिटी टू डू दैट। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था और ये सारी चीज़ें उस वक्त से मैं जेहन में रख रहा हूँ। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता, जब सांगड़ में हम थे ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो एक जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ जो है वो सर्किट हाउस में उन्होंने ठहरा, रात को खाना हमने इकट्ठा खाया, उन्होंने बताया फ़लाँ पॉलिटिशियन ऐसे करता था, फ़लाँ उसके साथ मैंने किया, वो ऐसे करता था, वो ये ऐसे करता था। बड़ी उसने उनकी बदनामी की, उस बड़े सीनियर एक पॉलिटिशियन थे। तो मैंने कहा कि भी आप इसकी एक अपनी जो बायोग्राफ़ी लिखें, ऑटोबायोग्राफ़ी लिखें, और उसमें ये सारे वाक़यात लिखें ताकि उससे हमारे अवाम को, जर्नलिस्ट को, इन सब को ये पता चले कि ये क्या-क्या होता है, कितने-कितने जो है वो ज़्यादतियाँ होती हैं। तो आप इसको लिखें। उसने कहा मैं क्यों लिखूँ, ये तो मेरे सारे दुश्मन होंगे, मेरी औलाद के दुश्मन हो जाएंगे, तो मैं अपने आप को खामखा डिस्प्यूटेड करूं और मेरे ऊपर केसेस हो जाएंगे कि ये इसने अंदर की बातें बताई। तो मैंने कहा कि अच्छा आप इसको फिर जो है ना वो ऐसे करें कि ये कौमी राज हैं आपके, आप इसको करें। जो जो ये कहते हैं ना जी कि जो इसहाक हैं जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो है वो अपनी इंटरव्यू में बताया नहीं राज कि किस तरह जो है ना वो असेंबलियाँ टॉपल हुई, डिज़ोल्व हुई। इस तरह मैं इस चीज़ को बुरा समझता हूँ कि जो लोग मर रहे हैं वो राज अपने साथ लेके मर गए हैं, मिट्टी में दफन हो गए हैं, तो उनको ये राज अफशा करने चाहिए ताकि हमारी नेशन उससे कुछ सबक सीखे, आने वाली नस्लें। अब हम फिर उसी एक्सपीरियंस में से गुजर रहे हैं। अगर उन्होंने हमें बताया होता कि अगर यूं करो तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो हम एटलीस्ट इस चीज़ से निजात पा सकते थे। लेकिन वो ऑफिसर्स जो अपनी बायोग्राफीज़ नहीं लिखते,
तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो कौम से ज़्यादती करते हैं। अगर वो अपने आप को नहीं एक्सपोज करना चाहते तो वो कोई अफसाने के लिहाज से, नावल के लिहाज से लिखते हैं, जिस तरह असद दुरानी साहब ने किया है। तो लेकिन उन्होंने कोई अफसानवी रंग नहीं दिया, उन्होंने तो खैर सारी चीज़ें सामने कर दी, और फिर उनका एक बैकग्राउंड भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इदारों की बदनामी की है और पॉलिटिशियंस वगैरह की और सारे की। लेकिन ये है कि एक अफसाने के तौर पे लिख सकते हैं, एक नावल के तौर पे लिख सकते हैं, बट दे डोंट डू दैट। यहाँ से आप देखें कि जब एक बंदा अपना एक एंटी स्टेट कोई चीज़ उसके पास हैं, राज हैं, इदारों के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके पास राज है, अगर वो उनको एक्सपोज नहीं करता तो आप बताएं उसने लीडरशिप क्या लीडरशिप करनी है उसने। तो वो फिर इन चीज़ों के साथ डर के एक साइड के ऊपर रहता है कि जी ज़िंदगी गुजारो और अच्छे रहें। तो उसमें आप ये देखें कि फैमिली बैकग्राउंड आप देखें कि हमारे जितने भी अफसर आते हैं वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास से और मिडिल क्लास से होते हैं, गरीब घरों से होते हैं वो। बल्कि हमारे कुछ लोग ये कहते थे कि एक दफ़ा मैंने जागीरदारों के हक़ में एक आर्टिकल लिखा था, लेक्चर भी मैंने दिए थे, तो उस वक्त भी काफ़ी हमारी डिस्कशन होती थी। तो एक एतराज़ आता है, ये जागीरदारों ने मुल्क को तबाह किया, जागीरदारों ने बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया। तो मैं उनसे ये जवाब देता हूँ कि ये जो हमारे डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर, ये तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने क्या किया है? खिदमत की है। इन्होंने भी उन्हीं का सहारा लिया है कि वो बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ हैं उन्हीं का सहारा लेके एक पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई और उसमें से सहारे लेके कम से कम भी ये लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, कम से कम ये तो कंट्रीब्यूट करते और जो टैलेंटेड लोग थे उनको आगे लेके आते, मेरिट इंश्योर करते और इदारों को दुरुस्त करते, डैम बनाते और ये इस तरह के वो काम करते कि जो एक जो डेमोक्रेटिक जो लोग हैं वो ये कर नहीं सकते, उनमें तो ये हिम्मत ही नहीं है। आप खुद कहते हैं कि उनमें तो ये कैपेसिटी नहीं है। तो अगर वो नहीं कर सकते तो आपने क्या किया है? तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अफसर ये हैं जो जितने भी जागीरदार हैं वो पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे जज बने, उनके बच्चे जो हैं वो अफसर बने, एसपी बने, सेक्रेटरी बने, ये बिल्कुल ये नहीं पसंद करते। आप ये देख लें कितने जागीरदार हैं उनके बच्चे जो हैं वो आगे सीएसएस करते हैं और वो जाते हैं। ये सारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। तो लेकिन ये जब लोग जाते हैं आगे अफसर बनते हैं तो वो उनमें जो डिप्रीवेशंस होती हैं और डिप्रेशंस में रहे होते हैं नौकरी की तलाश में या एक अच्छी सर्विस की तलाश में, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब अपने आप को हैं वो मिडिल क्लास लेकिन वो बन के दिखा रहे हैं कि वो एलीट क्लास में हैं, वो जो है वो नवाब इब्ने नवाब हैं, तो वो उनके लिहाज से जब उनको अफसरी मिल गई है लेकिन जो ग़ुलामी का खून है वो उसको उन्होंने रिटेन रखा है। अफसरी जब मिल गई है तो फिर तो आप अपने आप को आज़ाद करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ऑफिसर्स हैं जब वो अफसर बनते हैं तो वो ग़ुलामी को प्रेफर करते हैं कि अगर हमने इनके सियासतदानों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए तो कल को ये काम आएगा, कल यहाँ पे काम आएगा, कल यहाँ काम आएगा, यानी वो फिर ग़ुलामी में पड़ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है तो वो 4 साल इंजॉय करने की बजाय अगले को उसकी नज़र होती है कि मैंने एक्सटेंशन कैसे लेनी है, मैंने अगला भी कैसे जो है ना वो टेन्योर लेना है। लिहाजा वो जो 4 साल उसके पहले गुजरते हैं वो क्रिएटिव काम करने की बजाय वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि फ़लाँ का जो फ़लाँ प्रोफेसर का कोई मिनिस्टर के साथ ताल्लुक़ है, फ़लाँ का फ़लाने के साथ ताल्लुक़ है, और वो उसी लिहाज से ही फिर जो है ना वो अपना 4 साल गुजार देता है। और इसी लिहाज से मैंने अपने कालमों में हमेशा ये लिखा है कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में तरक्की करनी है तो वाइस चांसलर का टेन्योर 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको पता होगा कि 4 साल मेरे पास हैं और इसमें मैंने कंट्रीब्यूट करना है और मैंने इस यूनिवर्सिटी को तरक्की देनी है और यहाँ की फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो वो अपना नाम लिखवाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा। तो इस तरह जो है कि जो हमारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के से लोग आते हैं वो डेप्रीवेशंस उनके साथ जुड़ी होती हैं, वो आप समझें कि वो उनके साथ एक ग़ुलामी नथी हुई होती है। अब उनमें चाहिए कि ट्रेनिंग उनकी ऐसी होनी चाहिए कि वो ग़ुलामी को निकाल दें। हमारे एक अज़ीज़ हैं तो उनके साथ एक दो आर्मी ऑफिसर हैं,
तो वो एक दफ़ा बता रहे थे कि जब हम ने जो वो जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि वो उसने जो है ना वो अपने पोडियम पे जो होता है वो इसकी सील कुकड़ उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको रख दिया और कहा कि भी जो जागीरदारों के इलाकों में लोग रहते हैं, जो अब आप सिपाही बन गए हैं, अब आप पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, तो अब जो है वो आप के लिए सिर्फ कानून, मुल्क और उसके साथ जो है वो जो वफादारी है, इसके अलावा कोई आपके ऊपर कुछ जो है वो प्रेशर नहीं है। लिहाजा कोई अफसर है, यानी कोई जागीरदार है या कोई और चौधरी आपके ऊपर है, तो आपने उसको नहीं देखना। आपने ये देखना है कि मुल्क के साथ वफादार कौन है, मुल्क के साथ गद्दार कौन है। तो ये आपने इस चीज़ को लेके चलना है और आप इतने अजीम हैं, इतने बहादुर हैं कि किसी का आपको डर नहीं है। और फिर वो सील कुकड़ के से जो वो हटाते हैं, वो कहते हैं कि जो आम कुकड़ है तो वो जब लड़ता है तो वो फिर भाग जाता है डर के किसी वक्त, लेकिन सील कुकड़ जो है वो अपने मर जाता है लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ता। तो आप जो है वो इस ट्रेनिंग के बाद आप सील कुकड़ बन गए। तो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो जो डेप्रीवेशंस हमारे नौजवानों के साथ होती हैं, वो ट्रेनिंग वो नहीं होनी चाहिए कि किसी को आपने आइसोलेट कैसे करना है, आवाम के साथ क्यों नहीं मिलना, आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके बीमारियों का शिकार हो जाना है, आपने हंसना नहीं है, आपने खूबसूरत बात नहीं करनी, शेर नहीं सुनना, शेर नहीं सुनाना, आवाम से अपनी सकाफ़त के साथ जो है वो किसी मेले में नहीं जाना या किसी उनके साथ। ये इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो इंसान को बीमार कर सकती है, आइसोलेट कर सकती है, वो उसको एक क्रिएटिव नहीं बना सकती। तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और जितने भी ये लोग ऑफिसर्स बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग उनको ग़ुलामी से निजात नहीं दिलाती, बल्कि उनको मज़ीद उस ग़ुलामी में उसको फंसा देती है। और इस प्रेशर्स में जाके और इस इंड्यूसमेंट में जाके वो करप्शन करेंगे, वो अमीर आदमियों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, दौलतमंद लोगों के साथ, वो गरीबों को ज़लील करेंगे, मातहत को ज़लील करेंगे और अपने ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ बनाएंगे। एक उस दिन टीवी प्रोग्राम था, बड़ी खूबसूरत उसने बात की कि आप एंकर पर्सन ने उससे सवाल किया कि जो वकील हैं वो जजेस को गालियां देते हैं और उनको मारते हैं। तो उसने आगे से जवाब दिया, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो लोग मारने वाले हैं, जजेस को गालियां देने वाले हैं कोर्ट में, वो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? ये दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर एक बार काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है, सेक्रेटरी आता है या और कोई अमीर आदमी आता है, उसको सेम जुर्म में वो अपने क्लाइंट को वो कहते हैं जी कि उसको बेल दे देता है जज, लेकिन अगर एक माड़ा वकील अगर जाता है तो उसको वो बेल रिजेक्ट हो जाती है। तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर 10, 15, 20, 30 लोगों को इकट्ठा करेगा और एक जत्था बनाएगा वकीलों का, और वो फिर जो है वो कोर्ट में नुइसेंस वैल्यू क्रिएट करेगा। और यही हमारी सोसाइटी का हाल है कि एक जो बदमाश है उसको ज़्यादा वो ज़्यादा जो है वो अपने आप को असर्ट जब देखता है कि मेरे काम नहीं होते, तो वो फिर बदमाशी इख्तियार करके अपने काम, अपनी इज़्ज़त और अपने हुकूक हल करता है। जिस सोसाइटी में मेरिट नहीं होता, वो सोसाइटी कभी पीसफुल सोसाइटी नहीं हो सकती। तो ये जो है वो इस तरह जो है कि ये हमारे जो ऑफिसर्स बनते हैं वो फिर जो है वो उनका क्या होता है, उनका रवैया फ़ोन नहीं सुनना। अब मुझे बताएं कि एक बंदा जिसने के पास फ़ोन है, आप फ़ोन भी नहीं सुन रहे, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि आप एक फ़ोन भी सुन सके। 10 भी फ़ोन आए, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप फ़ोन सुनें। और जो फ़ोन आप नहीं सुन सके उसका आप रिंग बैक करें। भाई कोई मजबूर होगा, आपका दोस्त नहीं होगा तो कोई मजबूर होगा, पाकिस्तानी होगा ना, इसी लैंड से ताल्लुक़ रखा होगा ना, ही विल बी द सन ऑफ द साइल, हमारी इस धरती का बेटा होगा ना। तो अगर आपने उसके मसले हल नहीं करने हैं तो किसके हल करने हैं? दौलतमंदों के, सियासतदानों के? गरीबों के फ़ोन सुने, गरीबों के मसले हल करें, उनके मसले होते हैं। अमीर को तो, दौलतमंद को तो मसला होता ही नहीं है। उसने तो हुक्म जारी करना, मुनम बगो दस्त ब्याबा गरीब निस्त, हर जाके रफ्त खैमा ज़दो बारगाह साफ। उसको तो कोई मसला ही नहीं है। जिनको मसले हैं उनके मसले हल करें, उनके फ़ोन सुने। बड़े बड़े दौलतमंदों के फ़ोन सुने, लेकिन किसी गरीब का फ़ोन ज़रूर आप सुने। चपड़ासी का, दर्जा चाहरम का, मातहत का ज़रूर फ़ोन सुने। तो फिर फ़ोन ना सुनना, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाना,
दोस्तों को इज़्ज़त ना देना जो नीचे रह गए हैं, उनके साथ महफ़िल नहीं करनी, और दौलतमंद से दोस्तियां बनाना, उनसे रिश्तेदारी करवानी। आपने देखा ना कि जो कहते हैं जी कि वो बड़ा कोई ख़ानदान हो, उसमें से रिश्तेदारी करनी है, और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी होती है, ख़ान की ज़िंदगी, जो अमीरों में या दौलतमंदों में या अपनी क्लास से बढ़ के शादी करते, उनके नॉर्म्स नहीं मिलते। आप देखें ना कि एक ऑफिसर है, तो उसने उसकी फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड एक है, और स्पेशली जो रूरल एरिया से आते हैं, और उसके बाद उसका जो इज़्ज़त का, गैरत का जो डेफिनेशन है, एथिक्स हैं, वो डिफरेंट है। वो जब ऑफिसर बन गया तो उसने अपने आप को मुलम्मा कारी शुरू कर दी। तो वो कुछ था, अंदर उसका कुछ है, अंदर वाला इंसान उसका कुछ और है, लेकिन ज़ाहरी तौर पे कुछ और उसने शुरू कर दिया। उसके बाद उसने रिश्तेदारी जो है वो ऐसी क्लास में करवा ली जिनको गांव के कल्चर, वो उनको जाहिल समझते हैं, उनको गंवार समझते हैं, उनके बारे में पंजाबी बोलना बुरा समझते हैं। सो उस लिहाज से वो एक नए ही लाइफस्टाइल में चला गया, जहाँ पे ही इज़ अनकंफर्टेबल, नेचुरली ही इज़ अनकंफर्टेबल, बट वो बनावट करता है, प्रिटेंशन से काम लेता है, और मुनाफ़क़त से काम लेता है, और अपनी गुफ्तगू में, अपने लिबास में अपने आप को साबित करता है कि नहीं, वो तो दूसरी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जो कंट्राडिक्शन है, साइकोलॉजिकल कंट्राडिक्शन, और उसके जो फिज़ीक है, उसकी सेहत है, उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट आपको डालता है। तो इस लिहाज से भी वो एक उसके पास उसके ऊपर प्रेशर होता है, और वो बीमारी की तरफ चला जाता है। और घर में जिस तरह उसको एड्रेस किया जाता है, एक जो है वो अपनी मसलन उसकी जो वाइफ है वो उससे बड़े ऑफिसर की बेटी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसको अपने तौर के ऊपर जो कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक उसको वो कह सकें। तो वो जब ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो फिर बीमारियों का शिकार होता है, अनरेस्ट होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, और वो फिर ये एक सिलसिला एक दिन का नहीं होता। अगर वो अपने ही स्टेटस के मुताबिक चलता रहता, अपनी ही कम्युनिटी में रहता जहाँ से वो ऑफिसर बनने से पहले था, और उसी को कंटिन्यू करता, अपने एथिक्स को, अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को उसी लिहाज से चलता, अपने ऑफिस को उसी इन्वायरमेंट के लेके चलता, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और वो एक क्रिएटिव माइंड हो सकता था, और वो नेशन की ज़्यादा खिदमत कर सकता था, सोसाइटी की ज़्यादा खिदमत कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई ख़ानदानी ऑफिसर ऐसे होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, मसाइल हल करते हैं, उनके गांव का अगर कोई कमी भी आ जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि हमारे जो पंजाब का कल्चर है या दूसरे भी सूबों का कल्चर है, उसमें गरीबों का ख्याल रखना, और जो माड़े हैं, जो गरीब हैं, उनका ख्याल रखना और उनके काम करना, वो इस चीज़ में उसमें बड़ी खुशी महसूस होती। बल्कि उनको भी फ़ख्र होता है कि हमारे जो फ़लाँ खान साहब हैं, या फ़लाँ चौधरी साहब हैं, फ़लाँ सरदार साहब हैं, उनका बेटा तो वहाँ पे ये अफ़सर है, ये तो हमारा तो काम फ़ौरन हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को, ये कल्चरल अगर उसके मुताबिक चलें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये ज़्यादा जो ख़ानदानी लोग होते थे उनमें ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थीं, और किसी के डेरे के ऊपर कभी कोई पैसा, कोई चट्टी, रिश्वत नहीं चलती थी। हर आए गए को खाना मिलता था। और 1947 में ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जितने भी लैंडलॉर्ड थे ये सारे मकरूज़ थे। तो ये नहीं होता था कि जी ये इतने में जो है वो कभी थाने में नहीं जाते थे, वो कभी इस चीज़ को वो तौहीन समझते थे। तो ख़ानदानी लोग थे, वो अब तो नहीं रहे, लेकिन अगर कोई ख़ानदानी ऑफिसर्स मौजूद हैं तो वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, हमारे अपने मातहत का ख्याल रखेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, और अपने गाँव से या अपनी जो रिश्तेदारों हैं उनमें से उनकी जुड़त जो है वो कायम रहते। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जो नहीं करते, तो फिर तो क्राइसिस ही चलेगा, और जब क्राइसिस चलेगा तो उसमें रिटायरमेंट के बाद फिर वो मज़ीद आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। अब आप ये देखें कि जो नई नस्ल के लिए ये पहचान ज़रूरी है, या जो एक नई क्लास हमारे यहाँ जन्म ले रही है, उसमें ये ज़रूरी है कि हज़रत अली का फरमान है कि इक़्तिदार, इख्तियारात, दौलत ये इंसान को बदलती नहीं है। वो कहते हैं ना, यार जिन्होंने तेरे को पैसा आया तो बदल गया, या जिन्होंने अफसर होया तो बिल्कुल बदल ही गया। ये इंसान की फितरत को एक्सपोज करती है। हज़रत अली फरमाते, उनका फरमान है कि ये इंसान को इख्तियारात, दौलत
इक़्तिदार ये बदलता नहीं है, बल्कि उसकी ओरिजिनल जो नेचर है जिसको उसने छुपाया हुआ था, तो वो दबी हुई थी, अब वो एक्सपोज़ हो गई। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है वो हम अपने आप को दुरुस्त ना करें? क्या हम अपने जो है वो तरीक़ों को दुरुस्त ना करें? गलती हर जगह पे होती है, गुनाह इंसान गुनहगार है, गलती भी होती है, लेकिन उसके बाद दुरुस्त भी तो करना चाहिए अपने आप को। अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, तो लिटरेचर पढ़ते हैं और चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको हमें उसको दुरुस्त भी तो करना चाहिए। जो जायज़ काम है, वो हमें करने चाहिए। आई डू बिलीव, मैंने पहले भी अपने कालमों में भी लिखा कि वो अफ़सर जो जायज़ काम को या आम गरीबों के काम को रोकता है, उसमें से इस तरह की कोई ना कोई चीज़ करके उसको ब्लॉक करता है, वो अफ़सर नहीं है, वो चपड़ासी है। और वो चपड़ासी, वो क्लर्क, वो दर्जा चाहरम का बंदा जो लोगों को फैसिलिटेट करता है, लोगों के जायज़ काम में उनकी ख्वाहिश होती है कि ये हो जाएँ, ये लोग परेशान ना हों, इनके काम हों और ये चले जाएँ। अगर वो उसकी ये मेंटालिटी है, तो वो अफ़सर है, उसको अफ़सर कहते हैं। मैं उसको अफ़सर समझता हूँ। तो ये एक सारी एक ऐसी चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि आज इस फर्स्ट व्लॉग में मैं ये करता हूँ, इसका दूसरा हम जो है वो इसको दूसरा हिस्सा इसको अलहदा देंगे, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये 42 मिनट की व्लॉग हो गया है, तो मेरा ख़्याल है कि दूसरे हिस्से में हम इस चीज़ को कर लेंगे, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली नस्लों को, स्टूडेंट्स को ये बातें समझाएं, ताकि कल को वो जो ऑफ़िसर बने तो वो एक बड़े अच्छे ऑफ़िसर बने और एक बड़े अच्छे इंसान बने, और बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों का एहतराम करें, गरीबों का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है, हमारा मुल्क है, हमारी धरती है, और यहाँ के जो रहने वाले हैं, खा वो गरीब हैं, खा वो अमीर हैं, वो हमारे लोग हैं। हमने उनको अपने साथ लेके कैसे चलना है, उनके दुखों के ऊपर मरहम कैसे रखनी है, उनके ज़ख्मों के ऊपर कैसे मरहम रखनी है, उनके दुखों को कैसे उनका मुदावा करना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।